नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। हमने क्लास 10th का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी सेक्शन का लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे थे और उसी कंटिन्यू वीडियो के दौरान हमने बात की थी एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसी एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक छोटा सा सेक्शन है आपका नेफ्रॉन। तो बात करेंगे कि जैसे हमने देखा था कि हार्ट किस तरीके से वर्किंग करता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, उसी तरीके से आपका कैसे वर्क करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स वगैरह। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कैसे वर्क करता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो आज बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, उसके डेफिनेशन वगैरह और उसके नेफ्रॉन के पार्ट जहाँ से वो फिल्ट्रेट वगैरह होके और एक तरीके से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन को पास आउट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, फंक्शनल या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी आपको पता है कि इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एक पार्ट है, एक सेगमेंट है, कह सकते हो एक ऑर्गन है जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन में मेन रोल प्ले करता है। और उसके अंदर मेन रोल प्ले करने वाला एज अ फंक्शनल, किडनी के अंदर एज अ फंक्शनल के तौर पे नेफ्रॉन काम करता है। तो हम बात करेंगे नेफ्रॉन की डेफिनेशन। तो नेफ्रॉन की डेफिनेशन, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज a structural and functional unit of kidney that filtrate of blood and separate urine from blood by this process। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू या कह सकते हो कि नेफ्रॉन के थ्रू, बाय दिस ऑर्गन कह सकते हो, प्रोसेस तो इसके अंदर आएगा। बाय दिस ऑर्गन, नेफ्रॉन के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, सेपरेट करते हैं यूरिन को ब्लड से और ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर से रिवर्स हम सेंड कर देते हैं हार्ट के बाद फिल्टर होने के लिए लंग्स में। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं किसकी, उसके ऑर्गन की, कौन कौन सी ऑर्गन को कंसिस्ट करके रखता है। तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम नेफ्रॉन की अगर नंबर्स की बात करें तो पर पर किडनी, ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 lakhs। इंडियन सिस्टम बोले 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये 10 लाख छोटे छोटे, कितने बारीक बारीक होंगे, कितने छोटे छोटे नेफ्रॉन होंगे एक किडनी के अंदर अरेंज रहते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन रोल प्ले करते हैं। 10 लाख कम नहीं है, 10 लाख बहुत होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 lakhs नेफ्रॉन इन ईच किडनी, है ना। और अगर आपसे लंग्स के अंदर एल्वुलाई की बात पूछा जाए तो 200 से 300 वहाँ एल्वुलाई, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा थे एयर को फिल्टर करने के लिए। यहाँ भी है यूरिन को फिल्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें ऑर्गन कौन कौन से आएंगे। तो इट कंसिस्ट है क्या क्या, सबसे पहले एक कप शेप स्ट्रक्चर रहेगा जिसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। इसको बाउमन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसी वजह से बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद फिर बीच में एक गोले जैसे स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। फिर देन आगे हम जस्ट कंटिन्यू करेंगे तो एक ट्यूब आती है, उस ट्यूब को, आती हुई ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्यूब, और जाती हुई ट्यूब को असेंडिंग ट्यूब बोलते हैं। लेकिन बीच में एक यू शेप का एक कर्व है, उस कर्व को क्या बोलते हैं, हेनले लूप। हेनले नाम के हेनले नाम के साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया था, इसलिए उसको हेनले लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप आगे ध्यान रखिएगा। तो इसमें चार पार्ट, अच्छा जहाँ टर्निंग है ना, कर्व है ऊपर, ऊपर कर्व, जैसे मान लो इन कर्व की बात करोगे ना, ये दोनों जहाँ कर्व है ना, इन कर्व को क्या बोलते हैं एक तरीके से, या टर्निंग को क्या बोलते हैं, पीसीटी और डीसीटी। ठीक है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हमारे इसमें कौन कौन से आ गए, बॉमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, हेलेना लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। साथ ही साथ उसमें कुछ अर्टरीज, वेन्स की कैपिलरीज वगैरह भी होंगी। ठीक है, तो ये बात आप क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन हैं उनके स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में आता है बाउमन कैप्सूल। इसका मेन काम क्या है, इसकी अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कप शेप है, जो कि क्या करता है, एक तरीके से फिल्ट्रेट वगैरह में रोल प्ले करता है। तो इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट टू कनेक्ट टू ट्यूब। ट्यूब, ये आप देख रहे हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट हुआ है। ठीक है ना, अगर इधर आप बात करें तो ये आपका क्या है, बाउमन कैप्सूल, और ये सीधे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट है। ठीक है ना, इन विच पासेस यूरिन, जिस रास्ते से यूरिन को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा,
इट फिल्ट्रेट ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन, ठीक है ना। और देन उसके बाद एक चीज़ और अगर बात करें तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट हुआ यूरिन है, सॉरी, यहाँ से जो फिल्ट्रेट हुआ यूरिन है, यहाँ पे ये पहले कलेक्ट किया जाएगा बाउंड कैप्सूल में, देन इसके बाद इसे पास किया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें ये यहाँ पे बोल रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसे हम मेलपीजिया टिब्यूल या रीनल टिब्यूल बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रीनल आर्टरी से जुड़ा होता है इसलिए रीनल टिब्यूल बोलते हैं। और साथ ही साथ ये मेलपीजिया टिब्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेलपीगियन नाम के साइंटिस्ट ने इसे 1966 में डिस्कवर किया था, इसलिए इसे मेलपीजियन टिब्यूल बोलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप इसे ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्या आता है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसे हम एक बार स्ट्रक्चरल वे पे भी देखेंगे, बट अभी बेसिक आप थोड़ा सा देख लो। उसके बाद क्या आता है ग्लोमेरुलस। यहाँ से फिल्टर होने के बाद यूरिन कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस टिब्यूल में जाएगा। ग्लोमेरुलस in Bowman capsule there is a group of capillaries known as glomerulus. Approx 100 to 500 capillaries make a glomerulus. आपको ध्यान रखना है कि लगभग एक कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ बात करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, एकदम गुथा हुआ है छोटे छोटे वायर के रूप में, तो इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और साथ ही साथ इनमें जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, है ना, फिल्टर करने वाली जो कैपिलरीज हैं, उनकी कैपिलरीज के नंबर्स वगैरह 100 से 500 कैपिलरीज लगभग होती है, जो ग्रुपिंग करके क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलस बनाती हैं, इसके अंदर बाउमन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो तीसरा क्या आता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या आता है तीसरा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर अगर बात करें, इसे बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। पीसीटी दैट मीन फर्स्ट कर्व, यहाँ से यूरिन आया, यहाँ से फर्स्ट कर्व से फिल्टर होना शुरू होगा। अब इसमें फिल्टर क्या क्या किया जाएगा पीसीटी में अंदर, सबसे पहले इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि किडनी का जो स्ट्रक्चर, अगर किडनी की बात करेंगे, अगर आप किडनी की बात करते हो तो जैसे मान लीजिए ये आपका किडनी है, ठीक है, ये आपका किडनी है, तो किडनी में ये छोटे छोटे लोब्स होते हैं, ये से लोब्स होते हैं, है ना। इन लोब्स में आपको क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन मिलेंगे, ठीक है। इन लोब्स में लगभग क्या मिलेंगे आपको, नेफ्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो ये बीच वाला जो है ना, ये यहाँ छोटे छोटे नेफ्रॉन होंगे, ये बीच वाला जो पोर्शन है पूरा खाली, ये क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, वही कह रहा है कि इसका जो बाकी बचा हुआ जो सेक्शन है ना, ये ग्लोमेरुलस का बाकी बचा हुआ पार्ट है, वो कहाँ रहता है, ये आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ये किडनी के स्ट्रक्चर है ना। किडनी, ठीक है, राइट। और जो नेफ्रॉन रहते हैं वो यहीं रहते हैं, नेफ्रॉन यहीं रहते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम देन नेक्स्ट, अच्छा इसकी एक चीज़ और बात करें, इनका फंक्शन क्या है, तो इट रोल इन फिल्ट्रेशन, मेन फिल्टर में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड अगेन मिक्स्ड इन ब्लड, ठीक है। पहले फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद जो बचा हुआ मिनरल्स है, जो यूजुअल मिनरल्स है जिसे ब्लड में होना चाहिए था और वो बाहर आ गया है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से ले जाके ब्लड में मिक्स कर देंगे। अब आपको इसमें ध्यान रखना क्या क्या, कार्बोनिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया, उसके साथ साथ पोटेशियम, ये 4-5 जो कंपोनेंट्स है, ये पीसीटी ट्यूब्यूल में क्या होंगे, पहले फिल्ट्रेट होंगे, फिर उसके बाद डीसीटी में भी जब जाएंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ें फिल्ट्रेट होंगे, बचे हुए जो होंगे। तो ये मिनरल्स कुछ है फिल्ट्रेट होंगे, फिल्ट्रेट होने। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब फिल्टर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, वो ग्लोमेरुलस पहले पूरा फिल्टर कर देती है, ब्लड को छोड़ करके सब कुछ पास आउट कर देती है। फिर जब ये कहाँ पहुँचते हैं, पीसीटी ट्यूब्यूल में, तो इनको लगता है कि कुछ कुछ मिनरल्स है जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट, जैसे ग्लूकोज वगैरह हैं, इनमें से ये मिनरल्स हैं जो सिग्नल्स वगैरह को पास आउट करेंगे, करंट वगैरह को पास आउट करेंगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारे मिनरल्स को फिर से ब्लड में भेजना कंपलसरी होता है। तो बाद में हमारे
बाउमन कैप्सूल को या उससे जो अटैच ट्यूब है उसको ध्यान आता है कि अरे ग्लोमेरुलस ने तो बाकी चीज़ों को भी फिल्टर कर दिया, उसको तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में ये चीज़ें होना कंपलसरी है ना। प्लाज्मा वगैरह सब को फिल्टर कर देता है, फिर बाद में उसे क्या किया जाता है, फिर से रीअब्जॉर्ब करके कहाँ डाला जाता है, ट्यूब्यूल में, ठीक है ना, आर्टरीज में। तो ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद आता है हेनले लूप, ठीक है। तो इस पीसीटी के बाद फिर ये नीचे जो ट्यूब गई है ना सीधे एकदम, है ना, ये क्या कहलाएगी आपकी, हेनले लूप। अब हेनले लूप की बात करेंगे, इसे हेनले नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हेनले लूप बोलते हैं। लूप मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका शेप कैसा है, इट इज अ यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप। इट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स दैट एब्जॉर्ब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड वाटर, ठीक है। आपको पता होगा कि ये क्या करेगा, एक तरीके से रीअब्जॉर्प्शन करके इसे फ्लूइड से ब्लड में भेजने का काम करेगा, रीसेंडिंग का काम करेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा प्रेजेंट ये सारे कॉर्टेक्स रीजन में, है ना, क्योंकि उतना बड़ा ट्यूब तो आपको पता होगा कि उन लोब्स के अंदर तो आएगा नहीं, इन लोब्स के अंदर, ठीक है। तो बाकी इसका सेक्शन कॉर्टेक्स वाले रीजन प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिसेंडिंग कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे डीसीटी बोलते हैं। डीसीटी दैट मीन्स ये वाला आपका सेक्शन, सेकंड टर्निंग, ठीक है। सेकंड टर्निंग में सेम वही चीज़ें सब फिल्ट्रेट वगैरह होगी, है ना। इट इज अ प्रेजेंट कॉर्टेक्स एंड कन्वोलेटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। इट ओपन into the collecting duct, it collect urine and transfer into the urinary bladder by water, ठीक है ना। अब यहाँ से जो ब्लड वगैरह निकलेगा, ठीक है ना, सॉरी ब्लड नहीं, आपका यूरिन वगैरह जो फिल्टर होकर यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से किस किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, यहाँ पे एक तरीके ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और वाटर का। अच्छा सॉरी, ये तो हेनले लूप का इसमें। अच्छा देखिए यहाँ तो हमने कर दिया था ना, हेनले लूप का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। उसके बाद बचा हुआ जो यूरिन वगैरह वाला पार्ट है वो हम डिसेंडिंग में करेंगे, जो कि ये कहाँ गए, ये वाले, ये जितने कार्बोनिक एसिड NaCl H2 और H2O NH3 के पॉजिटिव, ये सारे जो कंपोनेंट है बचे हुए जो कुछ इसमें से रह जाएंगे, वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, तो यही चीज़ें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। एक लास्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि ये फिल्टर होने के बाद जिस ट्यूब से अटैच होता है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान रखिएगा। देन यूरिन इंटर्स इनटू द यूरेटर थ्रू अ कलेक्टिंग डक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर। लगभग ध्यान रखिएगा यूरिन कितना, एक दिन भर में कितना यूरिन बन जाता है, या सॉरी एक दिन में कितना यूरिन आप कलेक्ट कर सकते, एक दिन नहीं कह सकते, एक दिन में यूरिया कितना बनता है अगर ये पूछा जाए तो लगभग 25 से 30 ग्राम बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक बार में, या एक टैंक की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर के जो टैंक की बात करें, वो कितना स्टोर कर सकता है, तो 500, आधा लीटर से 1 लीटर करीब। कुछ एक्सेप्शनल केस में 1.5 लीटर तक ओवर प्रेशर की वजह से हो सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा है ना। 500 से 1 लीटर इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो ये उसके पार्ट रहे। इसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, और स्ट्रक्चर देखने के बाद हम इसे और क्लियरिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो पार्ट हमें पढ़े क्या वो स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो देखिए इसके प्रोसेस को हम यहाँ से स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चरल पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा है क्या बोलते हैं इसको, किडनी। किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन। अब ये इसमें 10 लाख है, 10 लाख में से, या 1 मिलियन है, 1 मिलियन में से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, सिंगल, ठीक है। उसके बाद बाकी ऐसी सेम एज ही वर्क करते हैं, जैसे ये वर्क करेगा ना वैसी सेम एज वर्क करते हैं। तो इसलिए हम बाकी को नहीं बनाया, बस इसे थोड़ा सा समझने के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं अगर किसकी, स्ट्रक्चरल पार्ट की। तो देखिए ये चूंकि बॉडी से यूरिन वगैरह को या इन्फेक्टेड ब्लड को ला रहा होता है, इसलिए बोलते हैं इसको एफरेंट एटियोल, लाने वाले को, और ले जाने वाले को फिर से लंग्स में और हार्ट लंग्स में फिल्टर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एफरेंट एटियोल। दोनों ही आर्टरी ही, ठीक है। साथ ही साथ इनमें जो छोटे छोटे पतली पतली ट्यूब्स हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज। यही लगभग 500 से 100 मिलकर ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलस बनाते हैं। असली फिल्ट्रेशन यही होता है, ठीक है ना। अब ये दो टर्म आप बोलोगे दो टर्म नहीं बताए, ये दो टर्म बताएंगे पर थोड़ा स्ट्रक्चर बता देते ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि ये है क्या, ये वर्किंग कैसे करेगी। तो देखिए साथ ही साथ और बात करें तो ये प्योर ब्लड को क्या करेगा, यहाँ से फिल्टर करके, जैसे यहाँ से आया ब्लड, ठीक है ना,
और या इसको एक डायरेक्शन में और गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ से सीधे ब्लड आता ऐसे फिल्टर करके लेके जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ये यहाँ से आया, यहाँ से फिल्टर करके ले गया, ठीक है। या आप इसका डायरेक्शन इधर से फिल्टर करके इधर से भी बना सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। ये एरो किस चीज़ को दिखाता है कि कहाँ से ब्लड पास हुआ, तो यहाँ से हमने भेजा ब्लड, ये इधर से पास होके इधर निकल गया, ठीक है, क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल, क्योंकि बाउमन नाम के एक साइंटिस्ट डिस्कवर किया था, इसलिए इसे बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। ओके, देन इसके बाद ये एक मोटी ट्यूब में कनेक्ट होगी, फिर इसके बाद पतली ट्यूब में कनेक्ट होगी। तो ये चूंकि हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स को लेके आ रही होती है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप। अच्छा, ये बीच में जो टर्निंग पॉइंट है इसको बोलते हैं पीसीटी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल, सॉरी, हाँ पीसीटी उसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है, प्रॉक्सिमल मतलब पहले, फर्स्ट टाइम क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं उसको फिल्टर करके इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिन वगैरह में, यूरिन है ना, यूरिन में फिल्टर करके इसे यूरिन के लायक बनाया जाता है। देन उसके बाद डिसेंडिंग लूप आगे चल के क्या बनाएगी, ये असेंडिंग चूंकि क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, ये यहाँ फिल्टर हो गया, अब यहाँ लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, यहाँ हाई से लो और यहाँ लो से हाई की ओर जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। अब यहाँ फिल्टर क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद पोटेशियम, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिल्टर हो रहा है। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने बहुत सारे डॉट दिखा रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि बहुत सारे मिनरल्स है। जैसे हमने ब्लैक कलर का यूरिन को दिखा रखा है, ब्लू कलर वाटर को, और बाकी जो रेड कलर हैं वो किसको, ये बाकी मिनरल्स वगैरह हैं जिनको हमने रेड से इंडिकेट किया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ वाटर और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रीअब्सॉर्ब होने के बाद फिर से ये क्या करेंगे, फिर से इसी रास्ते ब्लड में यहीं जाके मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, ब्लड में क्या हो जाएंगे, जाके मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद यहाँ फिल्टर होंगे, और फिल्टर होने के बाद ये सीधे आर्टरी वेन्स में जाएंगे, है ना, वेन कैपिलरीज, और इसके बाद फिर वेन्स के रास्ते फिर ये सीधे कहाँ चले जाएंगे, आपके हार्ट के बाद लंग्स में, ठीक है। तो ये जो इनके जाने का पाथवे है ना, वो पाथवे ऐसे ही है, ठीक है। तो ये बात आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, राइट। यहाँ से इन्फेक्टेड ब्लड आया, आने के बाद सीधे यहाँ फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ये सीधे प्योर होते हुए ये सीधे आर्टरी को ज्वाइन करे, वो वेन्स को ज्वाइन करेगा, वेन्स के रास्ते सीधे ऊपर चला जाएगा हार्ट में और लंग्स में। अब देखिए यहाँ पे हमने फिल्टर करते करते हम आगे की ओर अगर बढ़े तो यहाँ पे वाटर के कुछ मॉलिक्यूल दिए हो कि कितना कितना फिल्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ 300 वाटर के मॉलिक्यूल, 400, 600, 800, 1000 और 1200, मैक्सिमम 1200 लीटर वाटर क्या हो सकता है यहाँ फिल्टर हो सकता है। लीटर नहीं, ml में होगा, मेरे हिसाब से लीटर बहुत ज़्यादा होता है, ml में होगा क्या, फिल्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 300 ml, 400, 600, इस तरीके से ये क्या है, फिल्टर हो रहे हैं। और फिल्टर होने के बाद हैनले लूप में सबसे मैक्सिमम वाटर अगर पूछा जाए तो कहाँ फिल्टर होता है, हैनले लूप के अंदर होता है, राइट। अब देन ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है ना, जहाँ पे ये ब्लड वगैरह फिल्टर होगा। अब देन आगे ये फिल्टर होते हुए यहाँ यूरिया क्या होगा, यूरिया बचेगा, यूरिया आगे चल के उसमें जो बचा हुआ सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसको कुछ और, ताकि ज़्यादा सॉल्टी नेचर इसको कम किया जा सके। अच्छा, वाटर पूरा क्यों नहीं रीअब्सॉर्ब करता, तो उसका रीज़न क्या है कि अगर पूरा वाटर रीअब्सॉर्ब कर देगा तो आप यूरिन को पास नहीं कर पाओगे, आपके जो यूरिनल कैनाल में बहुत ज़्यादा पेन होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी, ठीक है ना, बर्निंग सेंसेशन जैसे केसेस देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत वाटर हमारी बॉडी में क्या होता है, वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। अच्छा, यूरिया में भी 2-3 कैटेगरी होता है, एक अमोनोटेलिक होता है जो छोटे ऑर्गेनिज्म रिड्यूस करते हैं, एक होता है यूरियोटेलिक और एक होता है यूरिकोटेलिक। तो बर्ड्स वगैरह जो रिड्यूस करते हैं, फिश वगैरह रिड्यूस करते हैं, वो यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड, यूरिया कौन, हम लोग जैसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसे रिड्यूस करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी आप थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं कुछ बात कर रहा था आगे, तो इसको हम क्या करें, NaCl वगैरह हमने फिल्ट्रेट कर दिया, बचा हुआ जो मिनरल्स है जो हमने यहाँ फिल्टर किया, बट कुछ चीज़ें बच गई, तो वो बची हुई यहाँ फिल्टर होगी, ताकि उसके और पार्टिकल्स अगर रह गए हैं, गलती से फिल्टर नहीं हो पाया, तो ये ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें बची हुई मिनरल्स को बाहर कर दे, है ना, यूरिन के रास्ते वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो इसीलिए यहाँ फिल्टर कर दिया आपके पोटेशियम, अमोनिया, NaCl और कार्बोनिक एसिड, सल्फर वाटर और H2O। इनको फिल्टर करने के बाद यूरिन कहाँ भेज दिया, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के रास्ते सीधे
ये कहाँ चला गया आपका यूरेटर, यूरेटर के बाद ये सीधे यूरेटर जाता है और यूरेटर के बाद कहाँ पहुँच जाता है आगे, यूरेटर के बाद सीधे ये पहुँच जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये क्या था, एक पाथवे था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पीसीटी में भी जैसे फिल्ट्रेट हुआ ना, यहाँ डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये दोनों के नाम ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे फिल्टर हो रहे हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल बेस था, एक तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट इसमें कुछ चीज़ें मुझे और थोड़ी बतानी है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें दो चीज़ है, एक डायलिसिस और एक हीमोडायलिसिस। अगर आप बात करोगे डायलिसिस की, तो डायलिसिस क्या है, एक आर्टिफिशियल एक्सेसिव मटेरियल को रिमूव करने की प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, दैट मीन नाइट्रोजनस बेसिस अमोनिया excretory waste material from blood in kidney is called dialysis. Dialysis is known as artificial kidney. इसे हम जैसे हमने हार्ट में देखा था पेस मेकर, आर्टिफिशियल हार्ट, उसी तरीके से जब कभी किडनी नॉन वर्किंग कंडीशन में होती है, नॉन फंक्शनल कंडीशन में होती है, तो उस कंडीशन में क्या लगाया जाता है, एक डायलिसिस पाउच लगाया जाता है और वो आर्टिफिशियल किडनी के रूप में काम करती है। जैसा हमारा किडनी कर रहा होता है, सेम टू सेम वो डायलिसिस पाउच कर रही होती है, उसका पूरा सेटअप होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, फिर हीमोडायलिसिस क्या है, तो देखिए डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड को फिल्टर करना क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज द प्रोसेस दैट यूजेस आर्टिफिशियल किडनी टू फिल्ट्रेट एंड प्यूरिफाई अ पेशेंट ब्लड। जो भी पेशेंट होगा उसके ब्लड को फिल्ट्रेट करेंगे व्हेन देयर किडनी आर डैमेज और नॉन वर्किंग ऑब्लिक नॉन फंक्शनल। किडनी जब क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए या नॉन वर्किंग हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिल्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डायलिसिस। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक केस कभी कभी होता है हीमोडायलिसिस का हम इस्तेमाल या आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल हम तब करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि हमारी जो किडनी ये ग्लोमेरुलस है, वो इंजरी होने की वजह से, इंजर्ड होने की वजह से होता क्या है, में इन्फ्लेमेशन वगैरह या एक तरीके से सूजन वगैरह या कुछ भी मान लो ऐसा इंजरी हो जाए जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क ना करे, तो उस कंडीशन में होता क्या है, इन कैपिलरीज से जो ब्लड हमारा फिल्टर होना चाहिए वो या तो इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने लगता है कि वहाँ पे मतलब कि इतना हाई कंसनट्रेशन फिल्ट्रेशन होने लगता है कि उसमें सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिनरल्स वगैरह जो यहाँ फिल्टर हो रहे हैं ना, जो यहाँ फिल्टर हो रहे हैं ना, वो भी फिल्टर नहीं हो पाते, वो पूरे यहाँ ग्लूकोज वगैरह सब साथ ही यूरिन में आ जाते हैं। कभी कभी देखा होगा यूरिन के रास्ते ब्लड भी आने लगता है, तो क्या होता है, हमारा ग्लोमेरुलस प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है ना, उस कंडीशन में ऐसे केस देखने को मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि डायलिसिस प्रोसेस इतना धीमा होता है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस इतना धीमा होता है कि सारे यूरिया वगैरह सब हमारे जो हार्मफुल वेस्टेज है वो हमारे ब्लड में ही रह जाते हैं, और ब्लड में रहने की वजह से वो फिर से हमारे ब्लड में आ जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि हमारा जो बना हुआ यूरिया है वो 4 घंटे के बाद अगर उससे बाहर बॉडी से नहीं निकाला गया तो वो एक तरीके से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो सड़े हुए गार्लिक की जैसे या लहसुन की जैसे क्या आती है, उसकी स्मेल आने लगती है, मतलब स्मेल आती है। ये चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई बाहर जैसे यूरिन वगैरह किसी आउटर साइड में करता है तो उसकी जो स्मेल आती है वो ऐसे ही आती है। तो सोचो कि वो हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होगा, तो उसे बॉडी से बाहर निकालना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसीलिए उस केसेस में फिर हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने के लिए हीमोडायलिसिस या डायलिसिस पाउच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको नेफ्रॉन उसके स्ट्रक्चर एकदम डिटेल्ड वे में आपको समझ में आ गए होंगे। इसे एक बार दो बार और रिकॉल करके वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से वर्किंग करता है, क्या है इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बात करेंगे किसी अगले वीडियो में, अगला बात करेंगे मेंडल्स लॉ वगैरह की। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।